नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे गुजरात में 7वीं बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सरकार का गठन हो गया है। बीजेपी नेता भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल के अलावा 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें कई चेहरे नए हैं तो कई अनुभवी। मंत्रिमंडल के गठन में जाति, समाज और क्षेत्र का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। गुजरात में भाजपा ने 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए गुजरात में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण खास मायने रखता है। सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से क्या है संदेश, क्यों है महत्वपूर्ण, विकास की दृष्टि से क्या रहेगा लक्ष्य, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मौजूद हैं। उनसे मैं चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार केतन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केतन जोशी जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और साथ ही राज्यसभा के सांसद जुगल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। जुगल सिंह जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आप ही से ही इसकी शुरुआत करूंगा। गुजरात में 7वीं बार बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण, क्या है इसका संदेश, क्या है इसके मायने? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य कर रहे हैं वो जनता से के साथ जुड़े हुए हैं जी। और जनता के साथ जुड़े रहने के साथ साथ हमारा कमिटमेंट रहता है कि हम जो काम हाथ पे लेते हैं या तो जो करना चाहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। और जिस तरह गुजरात की जनता भली भांति जानती है कि कोरोना की वैश्विक महामारी हो या तो इसको विकास की बागडोर के अंदर कोई संभाल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब संभाल सकते हैं। तो वो जन आदेश जो हमको मिला है वो केवल गुजरात की जनता का मैं आपके माध्यम से उनका आभार व्यक्त भी करता हूँ। साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यहाँ से हमारे जेपी नड्डा जी, यहाँ काफ़ी सारे मंत्रिमंडल, वहाँ के भी हमारे काफ़ी भूपेंद्र भाई पटेल, CR पाटिल जी, वो सब एक साथ जुड़े और छोटा से छोटा कार्यकर जुड़ के लोगों को बीच रहे, इसीलिए हम ये जनादेश हमको मिला है जी। जुगल सिंह जी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे कि भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी की सरकार, यानी भूपेंद्र पटेल जी को दोबारा मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी की तरफ से, इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं, देखिए, हमारा एक कमिटमेंट रहता है। पहले भी हम चुनाव जब लड़ रहे थे तो चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन रहेगा, तो भूपेंद्र पटेल जी का चेहरा हमने उनके सानिध्य में ही चुनाव जीतना है और लड़ना है, तो उनको कह के ही हम लड़े थे और उनको ही इसीलिए हम भूपेंद्र भाई पटेल को चीफ मिनिस्टर का घोषित किया गया, हमारी पार्टी ने किया उनको जी। पाटीदार समाज से खास तौर से वो आते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अगर सामाजिक दृष्टि से मैं बात करूं, क्योंकि पाटीदार समाज का जो गुजरात की राजनीति में योगदान है, जो महत्व है, उसको आप बेहतर जानते हैं जी। देखिए, हमारी पार्टी में कोई ज्ञाति जाति का समीकरण नहीं होता है। हम ज़्यादातर हमारा जो क्षेत्र के अंदर जो पार्टी के काम करता है, पार्टी हमारा जो डिसीजन लेती है, जैसे मैं ये अच्छी बात आपने मुझे पूछी है तो मैं बताता हूँ कि आप देखेंगे कि यही चीफ मिनिस्टर थे और पुराने हमारे 24 हमारे विधायक जो थे वो मंत्री थे जी। आज आप देखिए कि आज नई सरकार बनी है, 156 हमारे विधायक जीते हैं, फिर भी हमने छोटा मंत्रालय, और ये हमारे ज्ञाति जाति से नहीं, हर एक को मतलब जो काम कर सकता है, मतलब पूरे 156 भी काम कर सकते हैं, पर जिनको दायित्व दिया गया है उनको चुन के कि वो एक हमारा रोड मैप रहता है कि आज से 25 साल तक हमें क्या काम करना है, उसी तरह का ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी टीम ने, जो हमारी मौड़ी मंडल करके हमारी दिल्ली से केंद्रीय जो होती है, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई ये 17 लोगों को एक टीम बना के
वो टीम गुजरात की पूरी आने वाला 25 सालों का वो रोड मैप बनाएगी और वो काम जिस तरह विकास हो रहा है वो करते रहे, सदंतर विकास करती रहेगी। जी बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार केतन जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केतन जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर सी बात है जब बात मंत्रिमंडल का गठन होता है, गुजरात में 7वीं बार बीजेपी की सरकार बन रही है, इस मंत्रिमंडल के सामाजिक राजनीतिक संदेश क्या हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जुगल जी जो सांसद है, मैं भी महसाणा से ही हूँ और जुगल जी राज्यसभा सांसद है, वो भी महसाणा से ही जनप्रतिनिधित्व करते हैं। एक तरह से देखें तो परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो इसका ख्याल जरूर हर पार्टी रखती है जी। और इस बार भी ये जो अभी भूपेंद्र पटेल गवर्नमेंट की जो पहली कैबिनेट मीटिंग भी खत्म हुई, उसमें भी सारे मंत्रियों को पोर्टफोलियो दे दिया गया है और एक तरह से देखें जो जितने भी लोगों को इसमें शामिल किया गया है कि जैसे कि 16 मंत्री है और 17वें मुख्यमंत्री, यानी कुल 8 कैबिनेट मिनिस्टर है, 2 स्वतंत्र प्रभार रखने वाले मिनिस्टर है और 6 जो है वो राज्य कक्षा के मंत्री को इसमें शामिल किया गया है। यानी पिछली बार जो 24 लोग थे और इस बार 16, यानी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी यही जो मोदी सरकार ने पहले भी यही सूत्र अपनाया था जब विजय रूपाणी जी थे राज्य में मुख्यमंत्री, तब भी उनकी जो पहली पारी थी वो इसी तरह से चली हुई थी। लेकिन इस बार हम देखें तो जातिगत जो समीकरण जो होते हैं उनका ख्याल जरूर रखा गया है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो पाटीदार जो सबसे बड़ा समुदाय है गुजरात में, उनके 4 मंत्री को शामिल किया गया है, फिर ओबीसी को भी शामिल किया गया है, फिर जो ओबीसी जो शामिल किया गया है, फिर बख्शीबंज की जो हम बात करें, फिर कोली समाज की बात करें, वो भी एक बड़ा समुदाय है, और आदिवासी। तो सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है और मिनिमम ये उनका जो कैबिनेट का जो है उसमें सभी लोगों को शामिल किया गया है और अभी जो पोर्टफोलियो भी इसमें सभी जो मिनिस्टर थे उनकी पहली कैबिनेट भी अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है और अभी सारे लोगों को उनका पोर्टफोलियो भी प्रभार भी दे दिया गया है। जी बिल्कुल। द न्यू इंडियंस के कार्यकारी संपादक रोहन दुआ जी भी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है। रोहन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है जो मंत्रिमंडल का गठन आज हुआ है उसमें आदिवासी, दलित, ओबीसी समाज के हर तबके का एक भागीदारी देखने को मिल रही है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें अनुभवी नए लोग भी हैं? बिल्कुल, मैं इनफैक्ट आपको एक बात की भूपेंद्र जी को मुबारक भी दूंगा कि जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई है, बहुमत से आए हैं, 150 से ऊपर सीटें एग्जिट पोल्स ने तो दिखाई थी, लेकिन उसके बाद एक कई बारी आपके अंदर इतना आक्रोश आ जाता है कि आप कास्ट कॉम्बिनेशन को जल्दी भूल जाते हैं। जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी 90+ जीत लेके आए, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन को उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने रीजन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। पर आप अगर भूपेंद्र जी की कैबिनेट को आज देखेंगे तो जिस तरीके से 4 MLAs अगर सूरत से लिए हैं तो 2 MLA राजकोट और पोरबंदर से भी लिए हैं जी, तो मुझे लगता है कि जो एक सेटलमेंट बिठाने की कोशिश करी है वो ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। अगर पाटीदार को, चाहे वो खुद एक पाटीदार कम्युनिटी से आते हों 4, तो सौराष्ट्र को भी और सेंट्रल गुजरात को भी और नॉर्थ गुजरात को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना के आगे रख दी है 2024 के लिए। ये मैसेज दे दिया है कि भले ही रविंद्र जडेजा की धर्मपत्नी वहाँ से जीती हो, लेकिन जिन्होंने बाकी भी हौसला अफजाई करने के लिए जहाँ पे जीत इतनी बड़ी दी है उनको भी उतनी ही प्रोमिनेंस दी जाए। और मैं आपको एक बड़ी गर्व की बात ये भी बताऊं कि जिस तरीके से आज वो अपनी स्पीच दे रहे थे शपथ लेने के बाद में, जब वो बात कर रहे थे, कुछ पल ऐसे थे जब उन्होंने हेमंता बिस्वा के साथ में बिताए, कुछ पल ऐसे थे जब उन्होंने योगी जी के कंधे पे हाथ रख के बातचीत करी। तो एक जो बॉन्ड हमी है बीजेपी के अंदर, परिवार वाला जो एक संवाद होता है ना, वो इंडिकेशन ये देता है कि कैबिनेट जो फॉर्मेशन होती है, आप देखिए कल सुक्खू ने बयान दिया कि कैबिनेट फॉर्मेशन तो राजीव शुक्ला करेंगे, बड़ी अचरज वाला सुखविंदर सुक्खू का बयान आया ये। लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र पटेल ने पहले ही कैबिनेट फॉर्मेशन के स्वेरिंग इन पे अपने लीडर्स को अनाउंस करने के बाद में, कैबिनेट को अनाउंस करने के बाद में
बाकी मुख्यमंत्री से भी जाके मिले, वो पेमा खंडू से मिले, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मिले, काफ़ी समय उन्होंने गुजारा। तो वो इंडिकेशन ये दे रहे थे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में कैबिनेट की फॉर्मेशन उसी दिन हुई है जिस दिन की सरकार बनी, और इंडिकेशन यही दिए गए कि वो पुराने लोग भी वहीं पे आएंगे। तो भाजपा की जो रणनीति है ना, वो सिर्फ उस चुनाव को लेकर नहीं बनाई जाती जिस चुनाव के नतीजे आते हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 2024 पे भी प्लानिंग कर रही होती है और 2027 की भी प्लानिंग इस समय कर चुकी है वो। जी बिल्कुल, इस पहलू को भी मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले क्योंकि गुजरात मॉडल की बात होती है, अक्सर चर्चा उसकी होती है, आप कैसे देखते हैं जुगल सिंह जी, क्योंकि 7वीं बार बीजेपी सरकार और गुजरात मॉडल की अगर मैं बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है विकास की बात इसमें आती है। तमाम तरह के चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने सवाल भी उठाए, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसके पीछे गुजरात मॉडल है, क्या है इसके पीछे? देखिए, हमारा जो पॉलिटिकली एनालिसिस भी रहता है और पब्लिक की जो नस रहती है वो हम जानते हैं कि हमें क्या काम करना है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर जो हमारे रोड जो है वो 6 लेन वाले बनने वाले हैं जी। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में थोड़े 1 महीने पहले ही एविएशन का जो वहाँ के एयरबस का उद्घाटन बड़ौदा के पास किया था। उसके साथ साथ वेदांत करके एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है वो चिप्स वगैरह जो बनाती है, वो करीब करीब वो गुजरात में ही वो कंपनी रहेगी और वहाँ से पूरे वर्ल्ड के अंदर वो चिप्स भेजी जाएगी। मतलब 1 से 1.5 लाख लोग वहाँ पे वर्किंग करने के लिए आएंगे। ऐसे धौलेरे का हमारा वहाँ का एयरपोर्ट बहुत बड़ा बनने वाला है। वो पूरा रोड मैप हम लोगों ने बना के रखा हुआ है और भूपेंद्र पटेल जी वो आने वाले वक्त में करने वाले हैं कि हमें क्या और किस तरह हम ओलंपिक भी आने वाले वक्त में गुजरात में भी उसमें पार्टिसिपेट के साथ उसमें रहने का पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। तो हमारा रोड मैप फाइनल रहता है कि हमें आने वाले वक्त में क्या करना है। हमें जिस तरह हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है कि भाई जैसे हमारे कलीग ने जो बताया कि एक रणनीति नहीं, हम जनता से हम सेवा के लिए आए हैं। यहाँ सत्ता हम जीतते जरूर है पर सेवा के लिए काम, हर रोज हमारा कार्यकर लोगों के साथ जुड़ा रहता है। उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या काम करना है वो हम करते रहते हैं, इसीलिए हम जनादेश हमको मिलता है। जी केतन जोशी जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस बात को। जाहिर सी बात है 7वीं बार बीजेपी की सरकार है गुजरात में। एक सवाल यहाँ पर उठता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है और उन्होंने आह्वान किया था चुनाव प्रचार के दौरान कि इस बार रिकॉर्ड बनाना है सीटों का, और रिकॉर्ड बना। 182 में से 156 सीटें गुजरात में बीजेपी ने जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। गुजरात के विकास मॉडल को लेकर सवाल भी उठते हैं। बीजेपी दावा भी करती है कि गुजरात को जिस तरह से विकास की दृष्टि से देखा जाता है उसने एक नई परिभाषा विकास की राजनीति की गढ़ी है। आप कैसे देखते हैं, क्या इसके पीछे वजह है जो इतनी भारी भरकम लगातार बीजेपी को जीत गुजरात में मिलती रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो विकास के ऊपर जो सवाल उठते हैं वो केवल इस चुनाव के बाद तो हम ये जरूर से कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा में बिलीव करती है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी रैलियां हुई, जितने भी रोड शो हुए यहाँ पे, जो कॉन्फिडेंस दिखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, जो भूपेंद्र पटेल के ऊपर उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, क्योंकि देखिए रोड मैप के ऊपर ही उनको चलना था भूपेंद्र पटेल को जब उनकी पहली बारी थी सरकार में। तो जिस तरह से उनमें जो कॉन्फिडेंस दिखा और जो 12-14 महीने का उनके पास में जो वक्त था, उस वक्त के रहते हुए उन्होंने जिस तरह से जो रोड मैप जो था विकास का, डेवलपमेंट का, क्योंकि हमने जो कॉरिडोर की जो बात की, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जुगल जी ने बात की कि ऐसे एक बड़ा सा जो एक्सप्रेस वे जो मुंबई से होकर जाता है दिल्ली तक, वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। फिर बिजनेस की हम जो बात करें, जो वेदांता की जो उन्होंने बात करी, फिर आर्सेलर मित्तल की, और फिर मारुति, और जो बड़ी एयरबस कंपनी जो है वो भी गुजरात में आने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है वो गुजरात की जनता जानती है,
और यात्रा धाम जो हमने देखा कि सोमनाथ का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली चले गए, उसके बाद उन्होंने वाराणसी, फिर उज्जैन का जो महाकाल मंदिर जो था, तो एक तरह से हमने जो यात्रा धाम का जो कॉरिडोर है, क्योंकि गुजरात में भी ये कॉरिडोर चलता ही रहता है, जैसे अंबाजी का हमने देखा, फिर पावागढ़ का देखा, तो गुजरात की जनता विकास में मानती है और रोड की तो हम पहले से ही नंबर 1 थे पूरे देश में। अगर हम बात करें तो धीरे धीरे से जो डेवलपमेंट होता रहा, उसके चलते ये 156 आई है, क्योंकि ऐसे ही 156 सीट्स नहीं आई, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी है वो सिर्फ विकास को मुद्दा बनाती है और छोटी छोटी जो चीजें जो उसमें लूपहोल्स रहते हैं डेवलपमेंट में, क्योंकि लूपहोल्स हर जगह रहते हैं, लेकिन उसको अगर आप मुद्दा बनाएंगे तो जनता बखूबी समझती है। और इसीलिए और उसी वजह से जो कॉन्फिडेंस भूपेंद्र पटेल जी में जो दिखा है, पाटीदार समाज का वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो बेशक से हम कह सकते हैं कि ये सारे जो पहलू जो दिखे, उसी की वजह से आज गुजरात में एक कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़े हैं। क्योंकि शपथ विधि में भी हमने देखा, शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ, उसमें भी वो कॉन्फिडेंस एक तरह से दिखा, क्योंकि पहले जो उनकी जो 14 महीने की जो सरकार थी, उसमें वो सिर्फ काम ही करते रहे, ज्यादातर वो बोलते नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी उनको मृदुभाषी कहते हैं। जी बिल्कुल, रह के वो आगे चलने वाले मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। रोहन जी, अगर इस गुजरात विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं, जाहिर तौर पर जिस तरह के परिणाम सामने आए, जिस तरह की बीजेपी को जीत मिली है, उससे एक बार जो 24 का लक्ष्य है बीजेपी का, उसमें कम से कम गुजरात की दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि फिर से विपक्ष का सफाया वहां पर बीजेपी ने पहले ही कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, खासतौर से गुजरात में, वो चाहे चुनाव प्रचार का हो, प्रधानमंत्री के रूप में गुजरात के लोगों का स्वाभिमान और उनका जुड़ाव हो, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री जी की भूमिका और आगे 24 के लक्ष्य जो है उसमें गुजरात की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बड़ी गर्व की बात बताऊंगा कि प्रधानमंत्री उन नेताओं में से आते हैं जो अपनी पिछली पीढ़ी के भी नेताओं को सम्मान देते हैं भाजपा में, और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी सम्मान देते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों इतना प्यार है। आप देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट पे अटल ब्रिज है। हिमाचल में भले ही चुनाव हार गए, ठीक है, वो एक अलग बात है, अलग विषय है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फाइट नहीं हुई, वहाँ पे भी इतनी महत्वपूर्ण टनल बनाई, लेकिन सम्मान दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल टनल बनाई, क्यों हिमाचल के साथ में इतना सम्मान है? क्यों आज की डेट में भी उत्तराखंड में सरकार वापस आई भाजपा की? 2 कारणों से। क्योंकि प्रधानमंत्री ही एक ऐसे इतने बड़े कद पे एक अकेले नेता है जो बार बार केदारनाथ पे जाते हैं। भगवान शिव की आराधना करनी कोई मामूली बात नहीं है। आप इतनी ऊंचाई पे 72 साल की उम्र पे आप बार बार वहाँ पे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने गए। उसी प्रकार से गुजरात में प्रधानमंत्री ने, मैं कहूँगा, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री होने की हैसियत से, लेकिन क्योंकि वहाँ से MLA इलेक्ट होते हुए आए इतनी बारी, आप देखिए भरूच देखिए, भावनगर देखिए, महसाना देखिए, आनंद देखिए, अहमदाबाद देखिए, चाहे सूरत की डायमंड सिटी हो, वहाँ पे एंट्रेंस बनवाई हो, चाहे राजस्थान जाने वाली, अब अबू जाने वाली अभी जिक्र कर रहे थे, वो सड़क बनवाई हो, यहाँ तक कि अशोक गहलोत को साथ में बैठा के, राजस्थान के मुख्यमंत्री को साथ में बैठा के, एक ऑपोजिशन के नेता को साथ में बैठा के वो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। तो अपने प्रोजेक्ट्स को बड़े पर्सनलाइज टच देते हैं। केदारनाथ को पर्सनलाइज टच दिया, जहाँ से प्रेम है उनका। 2019 के चुनाव से उन्होंने बड़ी एक वहाँ से बैठ के वीडियो लॉन्च करी जिसमें बोला बार बार आने का मेरा मन कर जाता है। तो कोई नेता अगर इतने इमोशनल होकर बात कहता है तो जाहिर है कि जो लोगों का पर्सनलाइज टच है ना, वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। इस चुनाव परिणाम से, इस शपथ ग्रहण से एक बात तो साफ है, जिस तरह से आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से लोगों का प्रणाम किया, झुककर प्रणाम किया, और लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया, तालियां बजाकर अभिनंदन किया, वो अपने आप में एक संदेश देता है कि गुजरात की जनता का, बिल्कुल, गुजरात की जनता का प्रधानमंत्री जी पर और प्रधानमंत्री का गुजरात की जनता पर कितना विश्वास है, कितना अधिकार है। लेकिन एक सवाल मैं जुगल सिंह जी आपसे समझना चाहता हूं आदिवासियों को लेकर, क्योंकि गुजरात में आदिवासी राजनीति भी इस बार खासी देखने को मिली। इस मंत्रिमंडल में आदिवासी के लिहाज से, आदिवासियों की, वनवासियों की भागीदारी के लिहाज से क्या कुछ खास है, क्या नया है, कितने लोगों को भागीदारी मिली है?
देखिए ये आपने ये पहले तो मैं आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब तो दूंगा ही दूंगा, पर आपने एक अच्छी बात की कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झुक के सब आपने देखा होगा कि टीवी के माध्यम से उन्होंने झुक के सबको का प्रे जैसा किया, और जिस तरह वो झुके, आप देखिए इतने बड़े ओहदे पे होने के बावजूद भी कोई आदमी, मतलब ये महान आदमी की बात ही एक अलग रहती है, वो हमारे बीच ऐसे आदमी है, वो हम गर्व जैसी बात है जो राहुल जी ने बताया उस तरह का। दूसरी बात है कि आदिवासी का हमारा कोई आदिवासी हर एक तबके को कोई भी आदमी हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेके चलना है। आपने देखा होगा कि ये जो ट्राइबल एरिया जो है उस एरिया के जो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को जो मिली है वो पहले नहीं मिलती थी जी। तो हम सबको साथ लेके चलते हैं। मंत्रिमंडल में भी हमारे साथ मंत्री 2 लिए हैं वहाँ के, और उस तरह का वहाँ का विकास जो हमें करना है आने वाले वक्त में हर एक जगह का, ऐसे नहीं कि एक छोर को हर एक जगह पे, जैसे हमारा समुद्री मार्ग बहुत बड़ा है तो उसको भी डेवलप करना है, हमारा जंगली मार्ग ज़्यादा है तो उसको भी डेवलप करना है, उस सबको साथ लेके आने वाले 25 साल का रोड मैप हमारे पास पड़ा है। जी, जाहिर सी बात है, रोहन जी जैसा अभी कहा कि सबको साथ लेके बीजेपी चलती है, ठीक है, बीजेपी सबको साथ लेके चलती है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी को पहले इतनी सीटें नहीं मिलती थी, इसलिए मंत्रिमंडल में भी इस बार हमें हिस्सेदारी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। आदिवासी क्षेत्रों में इस बार जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है और शपथ ग्रहण समारोह में जो झलक देखने को मिली है, इसके पीछे वजह आप क्या देखते हैं, क्या मायने हैं इसके? मैं आपको इसके बड़े 2 मुख्य कारण बताता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री बड़ी माइन्यूटली डिटेल से चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू जैसी एक नारी को उन्होंने प्रेसिडेंट का दर्जा दिया, ट्राइबल क्षेत्र से आती हैं उड़ीसा के। आप बताइए मुझे किसके अंदर आज की डेट में ये हिम्मत थी कि ट्राइबल क्षेत्र से आप अपने भारत को एक प्रेसिडेंट का ओहदा दीजिए। चलिए ठीक है, वो भी लिया। सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे, ट्राइबल हैं, ठीक है, भले ही चुनाव जीत के आए हो, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा को बनाया हो, पर इंडिकेशन ये दिया कि अगर केंद्र में आएंगे तो ट्राइबल मंत्री ही आएंगे वहां से। और उसके बाद यहां तक खत्म नहीं किया, उसी सर्बानंद सोनोवाल को मैसेज देने के लिए, ट्राइबल्स की प्रोटेक्शन के लिए आपने उनको नेशनल एग्जीक्यूटिव बीजेपी की बॉडी में डाल दिया। तो आप इंडिकेशन तो समाज को भी दे रहे हैं और आप भारत को भी दे रहे हैं कि ट्राइबल कहीं पे पिछड़ा नहीं रहा। अब वो दौर निकल गया जहां पे फिक्सिंग हुआ करती थी कैबिनेट बर्थ्स की। अब ट्राइबल को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना कि बाकी वर्गों को मिलेगा, और क्यों ना मिले जी, क्यों ना मिले, गर्व से मिलना चाहिए। जहां पे अगर द्रौपदी मुर्मू एक विधवा नारी होने के बावजूद हम प्रेसिडेंट की तौर पे हम देखते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए उस बात का। जी बिल्कुल, और इसीलिए गुजरात में जो आज भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बीजेपी की 7वीं बार सरकार गुजरात में बनी, इसके अपने सामाजिक, राजनीतिक, सियासी मायने हैं। जाहिर तौर पर लक्ष्य विकास का है, लेकिन सियासी संकेत 2024 के भी खासे मायने रखते हैं। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।